मैं बहुत ही गौर से इस लड़की की तरफ देख रहा था। इसे 5 लेडी कांस्टेबल पकड़कर जेल के उस हिस्से में लेकर जा रही थी जो सबसे नीचे था। यह वह जगह थी जहां सिर्फ खूंखार और बहुत ही पेशेवर कातिलों को रखा जाता और उन्हें यहां रखकर टॉर्चर किया जाता था। यानी वह मुजरिम जिन्होंने बहुत ही बेदर्दी से किसी का खून कर दिया हो। इस लड़की के केस में तो 2 सुनवाइयों में जज साहब ने फैसला सुना दिया और इसे उम्र कैद हो चुकी थी। बड़े बड़े अपराधी और कातिल इस लड़की से डर रहे थे। अभी वह लड़की इन लेडी कांस्टेबल के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वह लेडी कांस्टेबल के हाथों से छूटने लगी तो एक बहुत ही हट्टा कट्टा पुलिस वाला आगे आया और उसने जोर से इस लड़की के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ उसने इतनी जोर से मारा था कि उस लड़की के सामने का दांत टूट गया और इस लड़की ने उससे सर झटक कर फेंक दिया। इस लड़की के होठों से खून निकलने लगा और वह बहुत ही गुस्से भरी आंखों से उस इंस्पेक्टर को देखकर बोली, कमीने तेरी इन्हीं हाथों को काट कर अपने पालतू कुत्तों को खिला दूंगी। याद रखना, मुझे कोई कमजोर लड़की समझने की कोशिश मत करना। तुम लोग। वह कुछ और कहती इससे पहले एक और थप्पड़ उस इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर मार दिया और वह गिर गई। लेडी कांस्टेबल ने जेल का दरवाजा खोला और उसे घसीट कर अंदर फेंक दिया और गुस्से में बोली, यह धमकी अब तो किसी और को देना। अब तो हमारी हिरासत में है और तब तक यहाँ है जब तक तेरी सांसें चल रही है। जिस दिन तू मर जाएगी उसी दिन तुझे यहाँ से आज़ादी मिलेगी। लेडी कांस्टेबल और उस इंस्पेक्टर ने उसे बहुत बुरा भला सुनाया और गालियां देकर वहां से चले गए और वह लड़की जमीन पर बैठी अपने मुंह से निकलता हुआ खून बहुत ही बेदर्दी से साफ कर रही थी, लेकिन उसका खून नहीं रुक रहा था। फिर वह दीवारों को पीटने लगी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझसे कहने लगी कि क्यों नामर्द बना बैठा है, मुझे यूं तड़पता हुआ देख रहा है। अगर मर्द है तो जाकर उसे पकड़ जिसने मुझे इस हालात तक पहुंचाया है। अरे तुम लोग खुद को पब्लिक का रखवाला कहते हो। तुम लोग रखवाले नहीं बल्कि तुम तो खुद एक दरिंदे हो। सिर्फ दूसरों पर जुल्म करना जानते हो। हिम्मत है तो जड़ों को काटो। तने काट देने से पेड़ों की बुनियाद नहीं हिलती। यह लड़की अपने मुंह से खून को पोंछती हुई मुझसे यह सब कुछ कह रही थी। मैं फौरन ही अपनी कुर्सी से उठा और वहां से बाहर चला आया। ठंड का मौसम था, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की में किसी चुड़ैल की आत्मा आ गई हो। मैं वहां से आकर पानी पिया और चैन की सांस ली। बार बार उसका खून से लिपटा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और उसकी एक ही बात याद आ रही थी कि हिम्मत है तो जाकर असली मुजरिमों को पकड़ो। हम जैसे लोगों को पकड़ने से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि वह मुजरिम और ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आता है। कुछ देर बाद मैं दोबारा इस जेल की कोठरी की तरफ से आया जहां मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। वह लड़की वहीं दीवार के कोने से टेक लगाए बैठी थी। शायद वह सो चुकी थी। उसके चेहरे पर खून जम चुका था जिसे साफ करने की कोशिश भी नहीं की थी। मैंने एक नज़र उसके चेहरे को गौर से देखा तो वह कोई ज़्यादा उम्र की या फिर पक्की उम्र की औरत नहीं थी जो जुर्म करने में माहिर हो और पेशेवर कातिल हो, बल्कि वह तो कोई 18-19 साल की लड़की थी। उसका रंग भी सफ़ेद था, लेकिन अब शायद जुल्म सहते सहते उसका रंग फीका पड़ चुका था। इस समय उसके चेहरे पर जर्दी थी। चेहरे पर जगह जगह गहरे जख्मों के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के गड्ढे बने हुए थे, जबकि चेहरे पर नील साफ दिख रहे थे। इतनी नाजुक थी कि पुलिस वाले के थप्पड़ खाने के बाद उसका चेहरा पूरा नीला पड़ गया था और फिर खामोशी से अपने सामने रख कर खाने लगी। शायद वह बहुत ज़्यादा भूखी थी, मगर अब मार खाकर दर्द बर्दाश्त करके बैठी थी। 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। 3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे। चौथे दिन 2 लेडी कांस्टेबल दोबारा से आई और उसके पास बैठकर उससे पूछताछ करने लगी। कहने लगी कि तुझे किसने कहा था यह खून करने के लिए? मुझे सब कुछ सच सच बता, वरना तेरे साथ वह करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। और फिर उसके बालों को पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी।
फिर उन्होंने अपनी जेब से एक थैली निकाल कर, जिसमें शायद मिर्च थी, और उससे कहने लगी, अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तेरे जख्मों पर यह नमक मिर्च डाल दूंगी। तू जानती है तुझे कितना दर्द होगा। यह मंजर देखकर तो मैं कांपता रह गया। यह सब कुछ जानता था कि पुलिस वाले कैदियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। फिर भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए मैं पुलिस वाला बन गया। मगर इस बार यह कैसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मेरे दिमाग में इसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। मैं सोच रहा था कि इस लड़की से पूछूं कि यह यहाँ तक कैसे पहुँची। लेडी कांस्टेबल के हाथों में वह मिर्च की थैली देखकर मेरी जान ही निकल रही। लेकिन वह लड़की तो इन कांस्टेबल की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तुझे और तेरे ऊपर बैठे हुए ऑफिसर्स को यह वर्दी किस लिए पहनाई गई है? इसलिए ना कि गली गली में जाकर मुजरिमों को ढूंढे। मगर तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस वाले कमजोर लोगों को हथकंडा बनाकर अपनी मर्दानगी झाड़ते फिरते हो। मुझे नहीं पता वह कौन है, वह तुम्हारा काम है, जाकर खुद ढूंढ लो, मुझे परेशान मत करो। वह हंसते हुए बोली तो लेडी कांस्टेबल ने अपने हाथों में वह मिर्ची ली और उसके पूरे चेहरे पर और जख्म पर मल दी। उस लेडी कांस्टेबल की चीखों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। फिर उसको मारने पीटने लगे और उसके जख्म को कुरेदने लगे। जब लेडी कांस्टेबल थक गई तो वहाँ से बाहर चली गई। जब मैं एक नज़र उस पर डाली तो वह बेचारी लड़की डर से करहा रही थी। उसकी हालत देखकर मुझे रुका नहीं गया तो मैंने उसको पानी पिलाया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। मैं इंसानियत के नाते गिलास उसके मुंह पर लगाया तो उसने थोड़ा सा पानी पिया, वह गिलास फेंक दिया। मैं जेल के बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फिर हल्के से मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अब तक क्या कुछ हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम मुजरिम हो या फिर बेकसूर, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी अकड़ काम नहीं आएगी। यह जेल है, यहाँ पर सिर्फ पुलिस का राज चलता है। अगर तुम पुलिस वालों को अपनी अकड़ दिखाओगी तो यह तुम्हें बहुत बुरे तरीके से मारपीट करेंगे, और अगर तुम उनकी बात का सही सही जवाब दोगी तो हो सकता है यह तुम्हें नहीं मारे, तुम पर रहम खा ले। मैं उसे समझा रहा था और वह चुप बैठी मेरी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आज तक मुझे अपनी ज़िंदगी में दर्द ही दर्द मिले हैं और अब मैं जीना नहीं चाहती। वह कहने लगी, पहले तो इन दुनिया वालों ने मुझे बड़ा बनाया और अब मुझे अच्छा ही ढूंढ रहे हैं। वह चाहते हैं कि मैं उन्हें A to Z सब कुछ बता दूं, मगर जब मैं कुछ नहीं जानती तो किसी को क्या बताऊं। मैं उसे इस तरीके से बात करते हुए देखा तो उसे कहने लगा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरी बात सुनते ही उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मुझे अपने अतीत के बारे में बताने लगी। जैसे ही मैंने उस लड़की की सच्चाई सुनी तो मेरे होश उड़ गए और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। इस लड़की की अतीत की दुख भरी सच्चाई खुद इसकी जुबान से सुनी। कहने लगी, मैं उस समय 10 साल की थी जब मैं रोज़ाना अपने मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ने जाती थी, लेकिन किसी वजह से वह स्कूल बंद हो गया और मजबूरन मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन शहर के एक स्कूल में करवा दिया। मेरे साथ मेरे गांव की 3 सहेलियां भी जाती थी। पिताजी ने हमारे लिए एक टैक्सी लगवा दी जिसमें बैठकर हम चारों स्कूल जाती थी। हमारे स्कूल हमारे गांव से लगभग 40 मिनट की दूरी पर था। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा चंचल और शरारती लड़की थी। मैं हर समय शरारत और खेल कूद में लगी रहती थी। मैं अपने दोस्तों को भी हर समय हंसाती रहती। गर्मियों के दिन थे और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जब हमारे स्कूल की छुट्टी हुई और हम स्कूल से बाहर आए तो हमारी टैक्सी बाहर ही खड़ी थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहने लगी कि चलो आइसक्रीम वाला खड़ा है, हम पहले आइसक्रीम खाते हैं फिर घर चले जाएंगे। मेरी दोस्त मुझे मना करने लगी कि टैक्सी वाला आ चुका है, घर चलते हैं, इतनी गर्मी में धूप में जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मगर मैं उनसे जिद करने लगी और कहने लगी कि ठीक है चलो आइसक्रीम ले लेते हैं
और टैक्सी में बैठकर खाते हुए जाएंगे। बहुत मज़ा आएगा। जब मैं अपने दोस्तों से जिद की तो उन्होंने मेरी बात मान ली। हम चारों इस आइसक्रीम के ठेले के पास चले गए। अभी हमने ठेले वाले से आइसक्रीम ली थी और हम मुड़ ही रहे थे। आज एक बहन हमारे पास आकर रुकी और हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। इस समय इस गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खुला और दो अजीब से दिखने वाले आदमियों ने हम चारों को पकड़कर गाड़ी में खींच लिया। हम चीखते चिल्लाते रहे। इस समय वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे। फिर भी किसी ने हमें बचाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि यह सब कुछ बहुत ज़्यादा अचानक हुआ। जब तक लोगों को समझ आता यहाँ पर क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लोग को देखते चिल्लाते रहे। मैं बार बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नामुमकिन सा हुआ। तब मेरे पीछे बैठे एक आदमी ने मेरी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मेरे पूरे शरीर में जान जाती हुई महसूस हुई। मैं पूरे तरीके से सुन्न हो गई। कुछ ही मिनट में मैं पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे दिमाग में आखिरी बार अपने माता पिता का ही ख्याल आया। मुझे होश आया तो मैं कमरे में बंद थी। मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास से सिसकियों और रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे सब कुछ याद आया तो मैं एकदम उठकर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत मेहनत की हो। जब मैं उठकर बैठी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखा तो वहाँ मुझे और भी कई सारी लड़कियाँ देखी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी। इस कमरे पे लगभग 30 से 40 लड़कियां थीं, जो मुझे देखकर और ज़्यादा रोने लगी। इनमें से किसी के चेहरे पर जख्मों के निशान थे और कुछ लड़कियां रस्सियों से बंधी हुई थी। लड़कियों को देखने लगी। मेरी दोस्त भी वहीं पर थी। मेरा चेहरा देखकर मेरे गले से लगकर रोने लगी और मैं भी उनके साथ बराबर रोए जा रही थी कि पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होने वाला था। हम एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही सभी लड़कियां डर कर और सहम कर एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगी। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जैसे कोई जल्लाद वहां आ गया हो। कमरे में एक आदमी आया जो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसका चेहरा देखते ही डर लग रहा था। उसे देखते ही पता चल रहा था कि वह कितना जालिम आदमी है। वह अंदर आया और आकर कहने लगा, हमारी गैंग में तुम सबका स्वागत है। आज से तुम लोग हमारी गैंग के मेंबर हो और वही करोगी जो हम तुम लोगों से कहेंगे। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो तुम जानती हो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। हम सबको एक एक करके कमरे से बाहर लेकर आया। डर की वजह से हम सब लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। जब बाहर आकर देखा तो मेरी चीज़ निकल गई, क्योंकि वहां जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा और 4 लड़कियां टुकड़े टुकड़े हुए जमीन पर पड़ी थी। एक बॉक्स में उनका दिल और गुर्दे वगैरह निकाल कर रखे गए। वह कहने लगा कि जो भी हमारी बात नहीं मानता, हम उसे इस दुनिया से ऐसे ही उठा देते हैं और फिर उनके शरीर के खास खास हिस्से निकाल कर लाखों रुपए में भेज देते हैं, ताकि उनकी कुर्बानी बर्बाद न जाए और हमें भी कुछ फ़ायदा हो। यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने हमें एक प्रोजेक्टर पर वीडियो चला कर दिखाई जिसमें पूरी ट्रेनिंग थी। वह कहने लगा कि तुम लोगों को घरों में जाकर भीख मांगना होगा और उस घर को अच्छी तरीके से देखना है, कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है, और इस बात का पता लगाना है कि घर में कितने लोग हैं और कितना कमाते हैं। इस घर की पूरी जानकारी निकाल कर तुम हमें बताओगी। घर का पता हम तुम्हें खुद देंगे और तुम लोगों को जाकर सिर्फ उस घर से भीख मांगनी होगी, और फिर जैसे ही मौका मिले तुम लोगों को उसी में जाकर चोरी करनी होगी। और उससे भी बढ़कर यह बात थी कि हम उस घर में मौजूद सभी लोगों को मार कर वापस आना होगा। अगर हम चोरी करने के बाद उस घर के किसी भी आदमी को जिंदा छोड़कर आते हैं तो बदले में यह लोग हमें भी मार देंगे। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन 6 लड़कियां एक साथ चोरी करने गई, मगर उस घर में एक जवान लड़की और उसका 1 साल का बेटा ही था।
उस लड़की ने चारों लड़कियों के आगे हाथ जो पैर जोड़कर उनसे भीख मांगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा मासूम और छोटा सा बच्चा है। उन्होंने इस बच्चे पर तरस खाकर उसे तो छोड़ दिया, और जब बाहर आकर अपने बॉस को बताया तो बहुत गुस्से में इन सब लड़कियों को बांध कर यहाँ वापस लाया और बेरहमी से इनको मार दिया, क्योंकि अगर हम उन तीनों को जिंदा छोड़कर आते तो हमारे चेहरे की पहचान हो जाती और इस तरह पुलिस उन तक पहुंच जाती और उनको पकड़ लेती। यहाँ पर 1 हफ्ते तक हमें ट्रेनिंग दी गई। यहाँ की सारी लड़कियाँ रोती रहती। कुछ लड़कियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, और जिन लड़कियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इन लोगों ने उन लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से पीटा कि हिम्मत ना हुए कि यहाँ से भागने की कोशिश करें। यह लोग हमें सिर्फ एक ही वक्त का खाना देते और हमें ट्रेनिंग देते हुए बताते कि अगर हमने अच्छे से चोरी की और बहुत ज़्यादा लूट मार करके उनके पास लेकर आए तो वह हमें बहुत अच्छा खाना खाने को देंगे। अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला था, और यह कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि हमारे पास रोजाना कोई ना कोई अलग अलग आदमी आता। यहाँ पर कम से कम 20-30 आदमी थे। जब भी कोई आता हमें बुरी तरीके से धमका कर जाता। यह हमारी मजबूरी थी कि अपनी जान बचाने की खातिर हमें ऐसा करना पड़ा। एक दिन मुझे और मेरे दोस्तों को बाहर भीख मांगने जाना पड़ा। पहले उस आदमी ने हमारे बाजू पर एक घड़ी बांधी। वह घड़ी देखने में बहुत ही अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारों का गुच्छा हो। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और उससे पूछा कि घड़ी किस काम की है, यह तो वक्त भी नहीं बता सकती। तो वह कहने लगा कि यह मौत की घड़ी है। अगर तुमने भूल कर भी किसी पुलिस ऑफिसर या किसी आदमी से किसी घर जाकर मदद मांगने की कोशिश की या फिर कुछ और करना चाहा, यह घड़ी इस समय फट जाएगी और तुम लोग मर जाओगे। इस घड़ी में इतना तेज करंट है कि यह तुम लोगों को 1 सेकंड के अंदर मौत के घाट सुला देगी। उसने हमारे साथ एक अट्रैक्ट सिस्टम भी लगा रखा था और हम हर तरह से बेबस हो चुके थे। वहाँ से निकलने से पहले मैं सोच चुकी थी कि यहाँ से बाहर निकलते ही मैं भागकर अपने घर चली जाऊंगी या फिर किसी आदमी से मदद मांग लूंगी, मगर अब तो जान पर बन आई थी। मजबूरन ना चाहते हुए भी हमें इस घर में चोरी करने जाना था। इस घर में एक बूढ़ी औरत थी और उसकी बेटी थी। अब मांगने के बहाने वहां गए और फिर उसके घर में वारदात कर दी। हमने उन्हें चाकू और पिस्तौल दिखाकर उन्हें डराया और उनकी सारी चीज लूटने के बाद मजबूरन उनको मारना पड़ा। वह हमारे सामने रोती रही और हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही। वह औरत हमसे कह रही थी कि मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, तुम चाहो तो हमारे घर का सारा सामान ले जाओ, एक सुई भी तुम यहाँ पर हमारे पास छोड़कर मत जाओ, लेकिन मेरी बेटी को मत मारो। मगर उसके बावजूद हमें अपनी जान प्यारी थी। अगर हम उनको छोड़ देते तो 1 सेकंड के अंदर अंदर वह लोग हमें मार डालते। इसलिए मजबूरन मैंने अपनी जान बचाने के लिए जिंदगी में पहली बार 2 लोगों का खून कर दिया। खून करने के बाद कई रात तक मैं सो नहीं सकी। रात को सोते सोते मैं चीखने चिल्लाने लगती। मुझे अपने हाथों और कपड़ों पर उन दोनों के खून के धब्बे दिखाई देते, लेकिन वहां रहते रहते धीरे धीरे मैं इन सब कामों की आदी हो गई। यहाँ के लोग ने मुझसे खुश होकर मेरे लिए बहुत अच्छा खाना मंगवाया, क्योंकि मैं इनको लाखों की डकैती करके देती थी। लेकिन कई दिनों तक मैं चैन से नहीं सो पाई। लेकिन मैं क्या करती, मुझे अपनी जान प्यारी थी। अब तो मुझे इन सब से डर नहीं लगता था। मैं उनके बताए हुए घरों में जाकर प्रोफेशनल चोरों की तरह भीख मांगती और फिर भीख मांगने के बहाने घर के अंदर जाकर सब कुछ पता लगा लेती। उसके बाद बाकी भिखारी के साथ मिलकर वहां पर डकैती करने के लिए चली जाती। हमने अभी तक बहुत सारे लोगों को मार दिया था, मगर आज तक किसी ने हमें पहचाना नहीं था। इसकी वजह यह थी कि वह लोग हमें हुलिया बदल बदल कर भेजा करते थे। एक दिन जिस घर में हम डकैती करने गए, वहां पर एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। वह व्हील चेयर पर बैठा था, जबकि वह छोटे बच्चे उसके पोता पोती नवासा नवासी थे। होली की छुट्टी मनाने उनके घर पर उसके परिवार वाले आए हुए थे। जब मैं अपने साथियों के साथ वहां जाकर भीख मांगी तो वह व्हील चेयर पर आया और पैसे लेने के लिए अंदर कमरे में चला गया।
वह कहने लगा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। वह जैसे ही पैसे लेने अंदर गया तो हमने इन सब पर हमला कर दिया। हमने पिस्तौल दिखाकर सभी नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर इन बच्चों को डरा कर घर के तमाम सामान को लूट लिया। जब हम वापस लौटने लगे तो फौरन उसे आदमी की याद आ गई। खबरदार अगर किसी को जिंदा छोड़ कर आई। लेकिन इन मासूम बच्चों को देखकर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था हम उनके साथ कुछ भी गलत करें। और वह बूढ़ा आदमी भी हमसे कहने लगा कि मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, वह तो मासूम हैं, लेकिन उनको मारना हमारी मजबूरी थी। इसके बावजूद मेरा दिल तड़पने लगा। सोचा कि चलो छोड़ देती हूँ और बॉस को जाकर हम नहीं बताएंगे कि हमने यहाँ किसी को भी जिंदा छोड़ कर आए हैं। अभी मैं यह बात सोच ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई और देखते ही देखते बहुत सारे पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ गए। पता नहीं कैसे एक नौकर ने छुपकर पुलिस वाले को कॉल कर दी और वह मौके पर आ गए। हमें गिरफ्तार कर लिया गया। वह कहने वालों की बताओ तुम्हारा बॉस कौन है, तुम किसके कहने पर ऐसा कर रही हो। हमने फौरन अपने साथ लगाए हुए स्पीकर और वह करंट वाली घड़ी का उन्हें बताया, मगर उसके बावजूद उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मैं रो रो कर उनसे कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, वह लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं। मैंने पुलिस वालों को बताया कि वह इतने ज़्यादा थे कि हर बार चेहरा बदल कर सामने आया करते थे। हमें उनका असल नाम भी नहीं पता, उनकी शक्ल कैसे याद रखती। इतना कहकर वह लड़की खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि जुल्म की हद तो यह थी कि उन्होंने मार मार कर हमें बुरा बना दिया और अब यह पुलिस वाले हमें सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस लड़की की बातें सुनकर मैं खामोश रहा। लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा था। मैं इस लड़की के माँ बाप का पता पूछा और वहाँ पर गया, मगर इसके माता पिता को मरे हुए कई साल हो चुके थे। इस लड़की के किडनैप होने के बाद उसके माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे और यह बेचारी लड़की जेल में टॉर्चर हो रही थी। अगले दिन फिर लेडी कांस्टेबल ने जाकर पूछताछ की और उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। वह रोती रही, बिलखती रही, लेकिन किसी को भी उस पर रहम नहीं आया। वह रात बहुत ही बेचैन थी। मैं करवट बदल बदल कर पूरी रात काटी। सुबह जब जेल से आया, जेल में एक स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक लाश रखी थी। मैंने उसको एक नज़र भर कर देखा और फिर पूछा, यह कोई मुजरिम मर गया है? तो एक हवलदार बहुत ही बुरे तरीके से कहने लगा कि हाँ, वही लड़की जिसने बहुत से लोगों का खून किया था। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। पता नहीं कैसे कल रात उसने अपने गले पर कोई नुकीली चीज़ मार कर अपनी जान दे दी। सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। इस समय एक हवा का झोंका आया और उसके चेहरे से वह चादर उड़ गई। मैंने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। वह बेचारी मासूम लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि वह अकेली क्या थी, उसके पास कैसे पहुंची। यह सवाल मेरे दिमाग में आकर रह गया। हो सकता है कोई फिर उसके पास उसे टॉर्चर करने गया हो और उसने उसी से वह चीज़ लेकर खुद को इस जेल से और यहाँ की तकलीफ़ों से रिहाई दे दी हो। यह बेचारी मासूम बच्ची जब 10 साल की होगी और स्कूल जाती होगी तो उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में कितने सपने देखे होंगे, जैसे सारी लड़कियां देखती हैं। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, शायद इसी का नाम ज़िंदगी है।